एक्सपर्ट है, विश्वजीत पाराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है और पंकज मटपाल एमडी है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। आप दोनों मेहमानों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अगले इस शो के अंदर हमारे दर्शकों के सवाल लेंगे और आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन से उनके जवाब देंगे। तो शो की तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और YouTube की जो एक क्वेरी है अनवर ने हमें भेजी है, उसका जो सवाल है वो हम आपको बताते हैं। अनवर ने हमें बताया है कि वो पुणे से है, म्यूचुअल फंड के अंदर नए निवेशक है। 6 महीने पहले ही उन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना शुरू किया है। 18,000 रुपये प्रति महीना वो निवेश कर रहे हैं, जिसमें उनके जो फंड है वो मैं बताना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट्स को। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रा में उनका निवेश है, क्वांट स्मॉल कैप में वो निवेश कर रहे हैं, एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में भी अनवर का निवेश है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी निवेश है, आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर फंड में भी निवेश है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में निवेश है, एचडीएफसी लॉन्ग एंड मिड कैप में निवेश है और इसके अलावा कुछ ईटीएफ के जरिए गोल्ड में भी निवेश है। तो अनवर जो है वो जानना चाहते हैं कि इसके अलावा वो 3 लाख रुपए का और लमसम भी उन्होंने निवेश किया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में। तो ये क्या निवेश 5 साल के लिए ठीक है? तो पंकज मटपाल जी, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से पुणे से अनवर ने हमें सवाल भेजा है, कई सारे फंड हैं अनवर के, 18,000 रुपये प्रति महीने का निवेश है और इसके अलावा वो 3 लाख रुपए का और निवेश करना चाहते हैं, 5 साल का होरिजन है। तो अनवर के लिए क्या सलाह होगी पंकज जी? अनुराग जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार। देखिए अनुराग जी, यहां पर पहली बात यह है, उन्होंने कहा है कि मैं नया निवेशक हूं और यहां पे 2 पार्ट है सवाल के। पहला यह है कि कुछ फंड्स में एसआईपी चल रही है, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। दूसरा सवाल जो है कि इन्हें निवेश करना है 5 साल के लिए लमसम पैसा, और ये 3 लाख रुपए जो आपने कहा कि निवेश करना चाहते हैं, उसके एक फंड भी चुना है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो इस सवाल का जवाब पहले देता हूं मैं आपको। देखिए, किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा करके अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स चुनने चाहिए। तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स में निवेश कीजिए, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, और उसमें भी किस तरह के फंड्स का क्या अनुपात होगा, क्या मात्रा होगी, वो डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पर, रिस्क कितना ले सकते हैं, जोखिम सहने की क्षमता क्या है, इन बातों के आधार पर। तो पहली बात तो यह है कि लमसम पैसा जो अनवर जी आप कह रहे हैं कि एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में करेंगे, तो मेरे हिसाब से फंड अच्छा है लेकिन आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप नए निवेशक हैं, आप इस तरह के थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने की बजाय डाइवर्सिफाइड फंड्स में कीजिए। और इस वक्त पर जब मार्केट में काफी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, तो मेरी राय यह होगी कि आप फिलहाल हाइब्रिड फंड में निवेश करें तो यह बेहतर होगा। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ही मैं दूसरा फंड आपको बताऊंगा, जो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। और ये जो मल्टी एसेट फंड है, क्योंकि जिस नाम से मालूम चल रहा है, ये इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में निवेश करता है, तो ये फंड आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये लमसम अमाउंट को तो आप इस मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब आते हैं आपके एसआईपी पर। एसआईपी में कुछ फंड्स आपने अच्छे चुने हैं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपके पास में है, एचडीएफसी लार्ज मिड कैप फंड है, साथ ही कोटक गोल्ड फंड में आप निवेश कर रहे हैं। इन फंड्स में आप निवेश करते रहिए। उसके अलावा एडलवाइज अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये भी ठीक है, यहां पर 65% मिनिमम इक्विटी रहेगी, बाकी डेट रहेगा। हाइब्रिड तो ये फंड भी ठीक है। लेकिन आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी आप रख सकते हैं। लेकिन एक फंड है आपके पास, आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर फंड। अब ये फंड डेट फंड है और मनी मार्केट एक कैटेगरी होती है, उस तरह का फंड है। तो यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसा आपने लिखा है कि लॉन्ग टर्म गोल है, तो मेरे हिसाब से यदि आप मनी मार्केट फंड में निवेश करने के बजाय हाइब्रिड फंड, जैसे आपके पास एडलवाइज अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उसी में इस अमाउंट को ऐड कर लें, या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में ऐड कर लें, तो ये बेहतर होगा। और यदि किसी वजह से आप डेट फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, कोई मकसद है उसके पीछे,
तो मैं कहूंगा फिर ऐसे में कोई लॉन्ग टर्म डेट जैसे कि निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड या फिर HDFC लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड, इस तरह के डेट फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जब बना रहे हैं पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए तो रिस्क और रिटर्न्स दोनों का ख्याल रखना जरूरी होता है। और साथ ही अगर डेट फंड्स में निवेश करना है तो ये ध्यान रखिए कि आपका कितना निवेश की कितनी अवधि है, किस हिसाब से कर रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ा एलोकेशन डेट में कर सकते हैं। लेकिन डेट में भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और इन सब बातों का ख्याल रखना आपके लिए जरूरी है। तो धन्यवाद पंकज जी। तो अनवर जी के लिए सलाह है पंकज जी की कि हाइब्रिड फंड में निवेश करें। पंकज जी ने बताया भी कि मल्टी एसेट फंड जो है वो ICICI का, वहां पर निवेश कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं राहुल कुमार जी। राहुल जी, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पे। सबसे पहले पूछना चाहूंगा क्या है आपका सवाल और आप कहां से बोल रहे हैं? मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये, मैंने अभी रिसेंटली SIP स्टार्ट किया है, तो मुझे ये जानना है ये जो मैंने फंड सिलेक्शन किए, क्या मेरे ये फंड सही है या इसमें कुछ ऐड और रिमूव करने की जरूरत है? बिल्कुल। तो राहुल कुमार जी ने जो 20 ईयर्स के लिए मैं अपना ये रखना चाहता हूँ, मेरा गोल है 2 करोड़ रुपए का। विश्वजीत जी, जो फंड सेलेक्ट किए हुए हैं राहुल कुमार जी ने 20 ईयर्स के लिए 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हैं। उसमें जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड और लार्ज कैप एंड मिड कैप में 3,000 रुपये महीना, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4,000 रुपये, बंधन मिड कैप में 2,000 रुपये और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 2,000 रुपये प्रति महीना का निवेश कर रहे हैं। तो क्या सलाह रहेगी आप? सर एक और है आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड। ठीक है विश्वजीत जी, बताइए राहुल कुमार जी को अपनी निवेश की स्ट्रेटजी कैसे बतानी चाहिए? अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है, जो फंड्स का आपने चुनाव किया है वो भी काफी अच्छे हैं। पर अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो थोड़ा सा मिड कैप की तरफ ज्यादा रुझान है, क्योंकि आपके पास मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है और इसके अलावा 2 मिड कैप फंड और हैं, जिसमें एक मोतीलाल ओसवाल का ही मिड कैप फंड है। तो मेरी थोड़ी सलाह ये रहेगी कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि काफी अच्छा फंड है, बट क्योंकि आपके पास लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है सेम AMC का, तो आप वहां से स्विच करके किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाएं। या तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें या फिर बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो में ओवरऑल एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, एक नई कैटेगरी भी ऐड हो जाएगी और जो मिड कैप की तरफ एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। जहां तक कि आपकी SIP का सवाल है राहुल जी, आप 13,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो 13,000 की SIP अगर आप 20 साल करते हैं, हर माह SIP कंटिन्यू करते हैं और 12% का अगर हम CAGR लेके चले तो ये करीब करीब 65 लाख रुपए बनते हैं। और अगर आप इसमें 10% का स्टेप अप अप्रोच लें तो भी जाके ये 1 करोड़ 12 लाख रुपए बनते हैं। और आपने अभी लक्ष्य बताया 2 करोड़ का, तो मेरे हिसाब से राहुल जी आपको थोड़ी सी अपनी 4-5 हजार रुपए की SIP और इंक्रीज करनी पड़ेगी और प्रति वर्ष कोशिश करें जितना आप स्टेप अप कर सकते हैं एनुअली अपनी SIP में वो करें, तब जाके कहीं आप 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बाकी आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। ये जो थोड़ा सा चेंज बताया है, आप मिड कैप से थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप की तरफ चले जाएं तो मेरे ख्याल में ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेटर हो जाएगा और आपका जो गोल है वो भी अचीवेबल लगता है। बस थोड़ी सी आपको SIP का जरूर अपना इंक्रीज करना। तो राहुल जी, जो सलाह है आपके लिए कि स्टेप अप करिए और फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ अपना जो है डाइवर्सिफाई करिए। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सुशील द्विवेदी जी। सुशील जी, स्वागत है आपका। बताइए आप कहां से बोल रहे हैं और कौन कौन से फंड आपके पोर्टफोलियो में है और क्या आप सलाह चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से? जी सर नमस्कार, मैं सुशील द्विवेदी इंदौर से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल। सर जो हमारे पास सर जो फंड है, तो सर हमारे पास एक क्वांट का स्मॉल कैप है 2,000 रुपए का। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए, जारी रखिए। हाँ जी, एक है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ये भी 2,000 का है। हाँ, और एक मोतीलाल ओसवाल का है, ये भी है 2,000 रुपए का। और एक है अपना निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप का, ये भी है 2,000 रुपए का।
अच्छा, लेकिन द्विवेदी जी, आपने जो हमें सवाल भेजा है उसमें तो एसबीआई लार्ज कैप, मिड कैप, ब्लू जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके सर वो भी हैं, और इसके बाद हमारे पास एसबीआई के हैं। हाँ, तो आप जो एसबीआई से जुड़े हुए फंड है ना, उनकी डिटेल आप बताइए हमारे एक्सपर्ट्स को, और वहां पर उन फंड पे आप क्या राय चाहते हैं, वहां पर आपका क्या टारगेट है, किस गोल के साथ आपने एसबीआई के जो फंड्स है वहां पर निवेश किया है, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय देंगे। जी सर, हमारे पास एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड है, ये है 4,000 रुपए का। ठीक है, और कौन कौन? एनर्जी अपॉर्चुनिटी का है, ये है 1,500 रुपए का। ठीक है, बताइए, सारे फंड बताइए। जी, और एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, ये है 2,500 रुपए का। और एसबीआई लार्ज मिड कैप है, ये है 8,000 रुपए का। और एसबीआई कॉन्ट्रा है, ये 2,000 रुपए का। और एसबीआई ब्लू चिप है, ये है 5,000 रुपए का। और एसबीआई स्मॉल कैप है, ये 2,000 रुपए का सर। सुशील जी, आप क्या एसबीआई के कर्मचारी है क्या? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 एसबीआई के फंड में निवेश है, तो या तो आप एसबीआई के एम्प्लॉय है या डिस्ट्रीब्यूटर है, बताइए क्या एसबीआई से ऐसा विशेष लगाव क्यों है? नहीं सर, थोड़ा सा ट्रस्ट है, बस इसलिए सर। थोड़ा सा ट्रस्ट है सर, इसलिए। अच्छा, मतलब एसबीआई पे भरोसा है आपको, इसलिए सारे जो फंड्स हैं वो आपने एसबीआई से निवेश किया है। तो पंकज जी, आपने देखा जो सुशील द्विवेदी जी के पास फंड है, तो अब सुशील जी को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए द्विवेदी जी, ऐसा है कि आपने 1-2 फंड के और नाम बताए एसबीआई से हटकर, लेकिन 8 फंड्स आपके पास एसबीआई के हैं और आपने सभी कैटेगरी चुन ली, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जो बात आपने कही कि एसबीआई पर भरोसा है, ये अच्छी बात है भरोसा करना, लेकिन क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है, तो आपको सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज पर भरोसा रखना चाहिए। जहां तक बात है स्कीम्स का, देखिए कोई स्कीम या कोई कैटेगरी एसबीआई म्यूचुअल फंड की अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो वहीं कोई फंड आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड उनका अच्छा कर रहा होगा। तो आपको देखना यह है कि जिस स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं, उस कैटेगरी में कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसी कंसिस्टेंसी है, उन बातों के आधार पर आपको अलग अलग फंड हाउसेस के फंड्स रखने चाहिए। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फंड मैनेजर है जो उन फंड्स को मैनेज कर रहा है। यदि कोई फंड मैनेजर अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड मैनेज कर रहे हैं और कल को वो किसी और फंड हाउस में जाते हैं, आपको भरोसा है कि वो अच्छा फंड मैनेजर है, तो मेरे हिसाब से फंड मैनेजर का रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि वो किस फंड हाउस में है। तो फंड हाउस भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, साथ में फंड मैनेजर। तो आप डाइवर्सिफाई कीजिए और देखिए कि कौन से फंड में कंसिस्टेंसी है, इस तरह का पोर्टफोलियो बनना चाहिए। अब आते हैं इस बात पर कि आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वहां पर क्या बदलाव करना चाहिए और कैसे टारगेट ये हो सकता है। देखिए, अगर 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ लेकर मैं कैलकुलेट करूं, तो ये जो एसबीआई के फंड्स में आप 24,000 महीना निवेश कर रहे हैं, आपके 20 साल में करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। टारगेट आपने कहा है 3 करोड़ का। तो यहां पर आप यदि 5% हर साल स्टेप अप करें, यानी 5% से अपने निवेश की राशि को बढ़ाते रहें हर साल, और 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहां पर मिले, तो आप 3 करोड़ जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो 20 साल में पूरा हो सकता है। और मेरी सलाह यह होगी कि 5% नहीं, बल्कि यदि मुमकिन हो, क्योंकि इनकम अपनी जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, तो 10% का कम से कम स्टेप अप कर लें। यदि ये मुमकिन है तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। तो 20 साल के बाद 3 करोड़ रुपया भी 3 करोड़ नहीं बल्कि कुछ 75-80,000 के आसपास ही रह जाएगा, जिस हिसाब से महंगाई दर हम देखते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा बदलाव में आपको सजेस्ट करूंगा, एसबीआई ब्लू चिप फंड से आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में स्विच कर लें। यानी ऑलरेडी कॉन्ट्रा फंड आपके पास है, उसमें एसआईपी अमाउंट छोटा है, एसबीआई ब्लू चिप फंड में एसआईपी रोक दें और टोटल अमाउंट को एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में ही ऐड कर लें। साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड, आपके पास एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड है, एसबीआई के बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी हैं, तो मेरे हिसाब से एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप एसआईपी रोक दें। या तो जैसे आपने कहा कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास है, जैसे मैंने सुना, तो उसमें ही ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप से
आप दूसरे फ्लेक्सी कैप में स्विच करें और ब्लू चिप फंड का पैसा रोककर कॉन्ट्रा में ऐड करें, बाकी जो फंड्स हैं उनमें फिलहाल रहने दें और इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। पंकज जी की सलाह थी सुशील द्विवेदी जी के लिए। सुशील द्विवेदी जी, पंकज जी ने बताया, इसके अलावा आप और कुछ पूछना चाहते हैं? और आपने जो दूसरे फंड्स बताए थे आपके एसबीआई के अलावा, उससे जुड़ा हुआ सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारे अगले शो में हम उस सवाल को जरूर लेंगे और आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन बताएंगे। सर मैं इसमें चाह रहा था कि जो हमारे पास ये एसबीआई के अदर है, इनको मैं करीब 8 से 10 साल में रिडीम करना चाह रहा था, और जो एसबीआई था उसमें चला रहा था मैं कि इसको मैं 15 से 20 ईयर में कंटिन्यू रखूं मैं। पंकज जी ने जो जिस तरह से बताया कि आप 5% का सेटअप कीजिए और जिससे 3 करोड़ का आपका फंड बनेगा, और एक भी फंड में ही नहीं रखिए, आप डाइवर्सिफाई करें, और जिस तरह से आप कर भी रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, सुभाष जी जुड़े हैं हमारे साथ लाइव। सुभाष जी, सबसे पहले बताइए आप कहां से बोल रहे हैं और क्या है आपका सवाल, क्या किसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं? हेलो, या मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ एंड मेरी एज 32 है। मैंने पोर्टफोलियो डिटेल शेयर कर रखा है, मेरा वाइफ का एंड मेरे बच्चे के नाम से मुझे स्टार्ट करना है। तो पहले तो मेरा और मेरा वाइफ का पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, उसमें फंड मैंने सही सेलेक्ट कर रखे हैं क्या, डाइवर्सिफिकेशन सही है क्या, एंड सेकेंडली जो मेरे बच्चे का सन है वो 2.5 ईयर ओल्ड है, उसका मुझे एसआईपी स्टार्ट करना है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? करंटली ये जो मेरे चल रहे हैं ऑलरेडी, ये पेटीएम मनी से कर रहा हूँ मैं और मेरा वाइफ दोनों। यस, तो यही जानना था मुझे। हाँ, तो विश्वजीत जी, जिस तरह से हम देखें कि जो पोर्टफोलियो है सुभाष जी का, वहाँ पर आप पूरे फैमिली के लिए प्लानिंग करवाना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट की, और बच्चे के लिए भी जो अभी 2.5 साल का बच्चा है, तो वो किस तरह से अपनी निवेश की जर्नी को शुरू कर सके। तो सबसे पहले तो सुभाष जी, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चे के, छोटे से बच्चे की आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके आने वाले भविष्य की अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई है या उसकी शादी है, और आपने अपनी वाइफ के लिए भी अलग से पोर्टफोलियो बना रखा है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर आपका पोर्टफोलियो देखूं सुभाष जी, तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा है। फंड्स का चुनाव भी आपने काफी अच्छा कर रखा है। 50,000 की एसआईपी आप खुद कर रहे हैं, तो वो 15 वर्ष के लिए आपने 3 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है, इससे अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो करीब करीब 2 करोड़ 52 लाख रुपए बनते हैं। और जो आपने लमसम आपके पास पैसा है, उसको भी अगर जोड़ लें, तो वो करीब करीब 30 लाख रुपए बन जाता है। तो कहीं ना कहीं 20 लाख का गैप है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी एसआईपी इंक्रीज करनी पड़ेगी। 4-5 हजार रुपए की एसआईपी आप और इंक्रीज करें, तो आप 3 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि शायद ये आपने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से ये आपने गोल सेट किया है। जहां तक कि आपकी धर्मपत्नी का पोर्टफोलियो का सवाल है, वहां पे भी आपने 3 फंड्स ले रखे हैं, तो उसमें भी एक स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप, और अगर आपके पोर्टफोलियो में देखें तो वहां पे भी आपने 2 स्मॉल कैप ऑलरेडी ले रखे हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक परिवार का ही पोर्टफोलियो है, ज्यादा स्मॉल कैप फंड हो रहे हैं, तो एक स्मॉल कैप को आप बंद कर सकते हैं, उसकी जगह आप किसी फ्लेक्सी कैप फंड में चुनाव कर सकते हैं। आप ऑलरेडी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं उनका पोर्टफोलियो, तो वहां पे इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर एसबीआई स्मॉल कैप से स्विच करके आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड आपके पूरे परिवार के पोर्टफोलियो में नहीं है, तो ये एक नई कैटेगरी ऐड हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। और उनका जो लक्ष्य देखें तो 20,000 रुपए की वो एसआईपी कर रही हैं, 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो ये करीब करीब 1 करोड़ बनता है। और जो लक्ष्य आपने रखा है सुभाष जी, वो 1.5 करोड़ का है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ गैप नजर आता है, एसआईपी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको करीब 6,000 रुपए की एसआईपी और इंक्रीज करें, तो आप अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच पाएंगे, या फिर कोशिश करें आप स्टेप अप अप्रोच लेके चले, ताकि आप अपने 1.5 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच पाए। और जो आपने अपने सुपुत्र के लिए एसआईपी शुरुआत करी है, करना चाहते हैं, और 2.5 वर्ष की उम्र है, तो वहां पे आप 1 करोड़ का लक्ष्य आपने रखा है, तो उसके लिए करीब करीब आपको 13,500 रुपए की एसआईपी आपको चाहिए, जो कि 18 वर्ष के बाद आपको ये पैसा चाहिए होगा। तो 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो 13,500 की एसआईपी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वहां पे आप कोशिश, आप चाहते हैं मल्टी कैप से स्टार्ट करना, तो आप कर सकते हैं। इन्वेस्को का मल्टी कैप आपने चुनाव किया है, इसके साथ साथ आप एक लार्ज कैप फंड भी ऐड कर लें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में मिसिंग है। तो निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ऐड कर लें,
तो देखेंगे तो पूरे परिवार में अगर हम डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो कुछ स्मॉल कैप फंड्स भी हो जाएंगे, फ्लेक्सी कैप भी है और एक कॉन्ट्रा फंड हमने ऐड किया है, लार्ज कैप फंड ऐड किया है, तो एक अच्छा खासा ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये सब चीजें करें। और जो आप 1.5 लाख रुपए चाहते हैं 15 वर्ष के बाद, जो शायद अपने रिटायरमेंट के लिए रेगुलर इनकम, तो वो अगर आपका 3 करोड़ का लक्ष्य अचीव होता है तो 1.5 लाख का हम लेके चले तो 18 लाख रुपए साल का हो जाता है, जो करीब करीब 6% आप विड्रॉल करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से। तो ये लक्ष्य आप आराम से कर पाएंगे अचीव, क्योंकि आप 6% विड्रॉ कर रहे हैं और अगर हम 12% का ग्रोथ लेके चलते हैं तो आपका कॉर्पस भी चलता रहेगा और आप हर महीने अपना SWP भी ले सकते हैं, रेगुलर इनकम भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप सही रास्ते पे हैं सुभाष जी। बस 2-4 छोटे-छोटे बदलाव करें और थोड़ा सा कोशिश करें जितनी SIP आप और इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आपने जो लक्ष्य रखा है बिल्कुल अचीवेबल है, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, तो मेरे हिसाब से आप बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। तो पंकज जी, बधाई है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी स्ट्रांग है, बस थोड़े बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है। और आपके बेटे के लिए भी जो आपको कॉर्पस तैयार करना है, उसमें हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया है कि 13,500 रुपये की SIP करनी है, तो 18 साल का होगा तो 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाएगा उसकी पढ़ाई के लिए और आगे की ज़रूरतों के लिए। और आपको भी करीब 6,000 रुपये की SIP और बढ़ानी है, जिससे आपका जो पूरा टारगेट है वो पूरा हो सके। लेकिन काफ़ी शानदार प्लानिंग है आपकी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले जो कॉलर हमारे साथ है वो रमेश पटेल जी जुड़े हैं। रमेश जी, ET Now स्वदेश में आपका स्वागत है। बताइए कहां से आप बोल रहे हैं और किसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं आप? सूरत से बोल रहा हूँ जी हाँ, बताइए क्या सवाल क्या है? हाँ, मेरा 61 साल का उम्र है। अच्छा। तो 10 साल के बाद मेरे को 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो अभी SIP कितने का स्टार्ट करना चाहिए हर महीने? तो 61 साल की उम्र है, 10 साल के बाद आपको 10 करोड़ चाहिए, तो ये आपको खुद के लिए चाहिए या किसी और के लिए चाहिए? नहीं, એટલે बच्चों के लिए फिर। अच्छा, तो आपका पूरी प्लानिंग हो चुकी है? हाँ, એટલે मेरे को भी ये महीने से स्टार्ट करना है। अच्छा, ठीक है पंकज जी। रमेश पटेल जी है हमारे दर्शक, सूरत से बोल रहे हैं, 61 साल की उम्र है, 10 साल बाद एक बड़ी राशि चाहिए, उसके लिए किस तरह की प्लानिंग उनको करनी चाहिए, बताइए आप। जी पटेल साहब, ऐसा है कि उम्र है 61 ईयर की, तो 61 साल की उम्र में मैं कहूंगा कि आप प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं। आपने जो टारगेट लिया है वो 10 करोड़ का लिया हुआ है, लेकिन जोखिम थोड़ा सा कम लेकर चलिए। तो मैं कुछ फंड्स आपको ऐसे ही बताऊंगा जहां पर इक्विटी और डेट दोनों तरह का एलोकेशन रहेगा, या फिर लार्ज कैप फंड्स की मैं आपको सलाह दूंगा। और साथ में ये भी है, क्योंकि समय 10 साल का है, तो यदि मैं कैलकुलेट करके चलूं, यहां पर आप 11-12% के आसपास का रिटर्न यहां पर उम्मीद करके चलें, तो करीब 4 लाख की तो मिनिमम हर महीने SIP आपको करनी चाहिए। तो 4 लाख महीना आप निवेश कीजिए और फंड्स के नाम ऐसे रहेंगे कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, इस फंड में आप SIP कीजिए, जो कि लार्ज कैप में, जो कि इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में निवेश करता है। उसके अलावा HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, इसमें आप कर सकते हैं। उसके अलावा महिंद्रा मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला हाइब्रिड फंड है। और SBI बैलेंस एडवांटेज फंड, ये एक और बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो इस तरह के आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश कीजिए और लार्ज कैप इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए। 4 फंड्स के नाम आपको मैंने बताए हैं। इन फंड्स में 1-1 लाख रुपया करके आप 4 लाख रुपया महीने की SIP शुरू कर दीजिए, ताकि आप 10 साल में 10 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाए। पटेल जी, देखिए पंकज जी ने बताया आपको जो आपका बड़ा अमाउंट है उसके लिए आपको कहां कहां निवेश करना है और 10 साल में आपको टारगेट को पूरा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो हमें दर्शक ने भेजा है वो राजा नमाता ने भेजा है, यूट्यूब के जरिए भेजा है। जानना चाहते हैं, राजा जानना चाहते हैं कि 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने चाहते हैं म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए, यानी 20 लाख रुपए हैं और अगले 20 साल तक के लिए उनको निवेश करना है। तो कहां पर निवेश करना चाहिए, कौन से फंड हैं, वो जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। विश्वजीत जी, आपके पास आऊंगा। अगले 20 साल के टाइम हॉरिजन के लिए 20 लाख रुपया निवेश करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो राजा जी ने जो गोल रखा है, एक लक्ष्य रखा है
वो शायद उन्होंने बताया नहीं है, बट ब्रॉडली अगर लेके चलें तो अगर ये 20 लाख रुपए निवेश करते हैं और उसको निवेशित रखते हैं 20 वर्ष के लिए, तो करीब करीब 1.92 करोड़ रुपए बन जाते हैं, यानी कि 2 करोड़ के करीब करीब पहुंच जाते हैं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगी राजा जी को कि एक तो ये पैसा जब आप लगाएं तो एक साथ लमसम ना लगाएं, एक मुश्त ना लगाएं, उसको एसटीपी अप्रोच से लगाएं। तो जहां पे भी पैसा लगा रहे हैं वो उसके लिक्विड फंड में ये पैसा पार्क करें और वहां से 3-4 महीने में उस पैसे को इक्विटी में ट्रांसफर करें, ताकि आपकी जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है आप उससे बच जाएं। और कौन से फंड में निवेश करना है, तो मेरे हिसाब से अभी 4 फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले एक लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लार्ज कैप मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है। तो निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ले सकते हैं या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी भी ले सकते हैं, जहां पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर बजाज फिनसर्व का एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। यहाँ पे 5-5 लाख रुपए इन चारों फंड्स में निवेश करने हैं। तो 5 लाख तो लार्ज कैप में हो गए, 5 लाख फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हो गए, 5 लाख ये ले सकते हैं मल्टी एसेट कैटेगरी में। जैसा कि अभी पंकज जी ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टी एसेट कैटेगरी अभी आज की मार्केट सिनेरियो को देखते हुए काफी अच्छी है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं। और इसके अलावा कोशिश करें एक मल्टी कैप फंड ले लें जो लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी इनको मिल जाए। तो कोटक का मल्टी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो इन 4 कैटेगरीज में 5-5 लाख रुपए निवेश करें, एसटीपी के थ्रू निवेश करें, एक साथ लमसम ना निवेश करें और निवेशित रखें, तो ये एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे 20 वर्ष के बाद। है आपके लिए राय कि मल्टी एसेट फंड, मल्टी कैप फंड में निवेश करिए, एसटीपी के जरिए निवेश करिए, तो अगले 20 साल में अच्छा कॉर्पस तैयार कर पाएंगे। अब अगला सवाल, हमारे दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए विशाल राठौड़। विशाल जी बताइए, आप कहां से हैं और क्या है आपका सवाल? नमस्ते, मैं पूना से बात कर रहा हूँ, पूना महाराष्ट्र से। मेरा सवाल ये है कि मार्केट में अभी जो गिरावट है, तो क्या म्यूचुअल फंड कितना सही है और लार्ज कैप और निफ्टी ईटीएफ के रिटर्न में क्या फर्क है? हाँ, तो पंकज जी, विशाल जी का सवाल है पूना से कि मार्केट में अभी गिरावट है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड कितना सही है, और रिटर्न की बात करें तो लार्ज कैप और निफ्टी ईटीएफ के रिटर्न में क्या फ़र्क है। ये सवाल हमेशा उठता है कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर हम लार्ज कैप फंड के अंदर निवेश करें तो वहाँ पर वही निवेश जो है वो ईटीएफ के जरिए भी किया जा सकता है, वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम है, विड्रॉल पे चार्जेस कम है। तो क्या रिटर्न में अंतर है? पंकज जी, आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। तो जवाब यह है कि अगर बाजार में गिरावट है तो ये मौका है निवेशकों के लिए, और स्पेशली जिन्होंने पहले से निवेश किया हुआ था और थोड़ा सा उनका प्रॉफिट कम हो गया है या अभी भी शुरुआत की थी और नुकसान दिखाई दे रहा है, उन्हें तो निराशा हो रही होगी। लेकिन जो नए निवेशक हैं और निवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो अवसर है। तो मार्केट में गिरावट है तो आप बिल्कुल यहां पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है, एक तो निवेश की अवधि आपकी लंबी हो और दूसरी बात जो फंड्स का चुनाव है वो आपका सही हो। तो यहां पर यदि थोड़ा सा लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड्स में निवेश करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि ईटीएफ वर्सेस लार्ज कैप फंड। देखिए, यदि लार्ज कैप एक्टिव फंड में आप निवेश करते हैं तो यहां पर फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं इसको, जबकि यदि आप ईटीएफ में करते हैं, मान लीजिए आपने निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया जो कि एक पॉपुलर निफ्टी 50 ईटीएफ है, तो यहां पर क्या होगा कि जो टॉप 50 कंपनीज हैं जो एनएससी में एनएससी 500 में से सिलेक्टेड 50 कंपनीज हैं, उनमें आपका निवेश हो रहा है। तो एक्टिवली मैनेज फंड्स के अंदर एक बात तो ये होती है कि सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं जहां पर फंड मैनेजर्स को लगता है कि ये स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो इंडेक्स होता है वहां पर सेमी एनुअली रीबैलेंसिंग होती है, यानी कि यदि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो क्योंकि फंड मैनेजर तो मैनेज करते नहीं है उसको, और निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वहां पर 6 मंथ में एक बार रीबैलेंसिंग होगी। जबकि यदि एक्टिव फंड है कोई लार्ज कैप तो वहां पर आप देखेंगे कि यदि जरूरत पड़ने पर फ्रीक्वेंटली वहां पर बदलाव किए जा सकते हैं। और यह बात आप देख सकते हैं रिटर्न्स में। अगर मैं बात करूं निफ्टी लार्ज कैप फंड की, तो निफ्टी लार्ज कैप फंड के आप देखिए 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स
जिस हिसाब से आप देख सकते हैं, उसके मुकाबले जहां 20% और 23% के आसपास रिटर्न दिखाई दिए 3 साल 5 साल में आप देखें, और वहीं यदि आप कंपेयर करेंगे निफ्टी 20 निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 ETF के साथ में, यानी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को आप कंपेयर करें निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 20 के साथ में, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड निफ्टी 50 ETF है, लार्ज कैप ETF से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि रिटर्न्स आपको निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बेहतर मिले हैं। तो इसके लिए मेरी तो सलाह यह है कि ऐसा लगता है कि एक्सपेंस रेशियो कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यदि आप देखें तो एक्टिवली मैनेज फंड्स, ऐसा नहीं कि सारे फंड्स, लेकिन बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स आपको दिखाई देंगे जो कि लॉन्ग टर्म में ETF की परफॉर्मेंस को बीट कर पाए हैं। तो एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में ETF भी रख सकता है, साथ में एक्टिव फंड भी रख सकता है, दोनों के लिए जगह है पोर्टफोलियो में, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ ETF में क्योंकि एक्सपेंस कम है या रियल टाइम बेसिस बाय किए जा सकते हैं उसी को हम अच्छा समझें। तो जिस तरह से पंकज जी ने बताया कि ETF और एक्टिव फंड में लार्ज कैप के अंदर जो निवेश होता है उसमें किस तरह का रिटर्न डिफरेंट होता है, भले ही एक्सपेंस रेशियो अलग हो लेकिन रिटर्न का अंतर है और दोनों के कुछ फायदे हैं जो कि पंकज जी ने बताया। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और कुछ दर्शकों के सवाल लेंगे। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। In association with Vinod SAS Metal Cookware. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। और YouTube के जरिए हमें एक सवाल आया है, विजय ने सवाल भेजा है, मुंबई से विजय है, उनके द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया गया है। जो निवेश किया गया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2000 रुपये प्रति महीना, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 2000 रुपये प्रति महीना, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 2500 रुपये, HDFC इंडेक्स फंड में 2500 रुपये और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस फंड में 1000 रुपये। इसके अलावा बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स में भी और मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड में भी कुल 22,500 रुपये का उनके द्वारा प्रति महीने का निवेश है विजय के द्वारा। विश्वजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो विजय के द्वारा निवेश किया जा रहा है इसको किस तरह से आप देखते हैं और अब कौन से फंड में उनको अलग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, इनका जो पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्टिव और पैसिव फंड्स का। इन्होंने इंडेक्स फंड्स भी ले रखे हैं और कुछ एक्टिव फंड्स भी ले रखे हैं। तो वही इनके पोर्टफोलियो में करीब करीब 4 फंड्स ऐसे हैं जो एक ही AMC के हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले पंकज जी भी समझा रहे थे कि एक AMC के सारे फंड्स लेना ठीक स्ट्रेटेजी नहीं है, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए डिफरेंट AMCs में। तो इनको भी यही सलाह रहेगी कि सारे फंड्स एक AMC के ना रखें, डिफरेंट AMCs के अच्छे अच्छे फंड्स का चुनाव करें। तो मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है वहां से ये स्विच होकर निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। और अगर इनकी SIP की अमाउंट देखें तो ये 22,500 रुपए मंथली SIP कर रहे हैं। अगर ये 15 वर्ष तक निवेश करते हैं और 12% का CAGR लेके चलते हैं तो करीब करीब 1,13,00,000 रुपए बन जाते हैं। वहीं अगर ये 10% का स्टेप अप ले तो ये 1,95,00,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है, लेकिन एक ही AMC के सारे फंड्स ना रखें और डिफरेंट AMCs के एक्सपोजर लें और स्मॉल कैप से स्विच कर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कर लें तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और पोर्टफोलियो अच्छा है, बने रहे, निवेशित रहे। पोर्टफोलियो अच्छा है विजय जी आपका, बस एक AMC से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें और बने रहे जो आप निवेश कर रहे हैं उसमें। कुल अगर आप 12% के हिसाब से रहेंगे तो आपका जो निवेश है अगले 15 सालों के अंदर 1,13,00,000 हो जाएगा। 10% का आप स्टेप अप करते हैं तो 1,95,00,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं, नरेश जुड़े हैं। नरेश, ET नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। बताइए आप कहां से बोल रहे हैं और क्या है आपका सवाल? सर नमस्कार, मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी पूछे अपना सवाल, क्या जानकारी चाहते हैं, किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं? सर मेरे पास HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान है और एक ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ठीक है, हाँ, और
और एक है कोटक स्मॉल कैप फंड। तीनों में मैं 2,000 रुपए मंथली निवेश कर रहा हूँ। और नजरिया कितने सालों का है आपका? टाइम हॉरिजन कितने सालों का है? लगभग 20 सालों का ओरिजिन है। और ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करने के लिए फंड सही है या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? पंकज जी, नरेश का सवाल आपने सुना। 20 साल का टाइम हॉरिजन है, तो नरेश के लिए क्या सलाह होगी आपकी? और वो जिस तरह से बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड में वो निवेश करना चाहते हैं 20 साल के टाइम हॉरिजन के लिए। जी देखिए नरेश जी, आपके पास में लार्ज कैप फंड है जो कि एक पैसिव फंड है। आपके पास में स्मॉल कैप फंड भी है और लार्ज एंड मिड कैप फंड के जरिए थोड़ा एलोकेशन आपका मिड कैप में हो रहा है, लेकिन अलग से मिड कैप फंड आपने नहीं लिया है। लेकिन सारे फंड्स अच्छे हैं जो भी आपने लिए हैं, इनमें से कुछ भी बंद करने की सलाह मैं आपको नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगर मुमकिन हो अब या फिर आगे चलकर, तो एक मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। और इस वक्त ऐड करना चाह रहे हो तो फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फंड आपके लिए रहेगा। बाकी जो चल रहे हैं वहां पर आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहें। दूसरी बात, आपने कहा है कि आपका लक्ष्य है अधिक से अधिक पैसे इकट्ठा करना। यदि 6,000 रुपए की SIP कर रहे हैं और मैं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहां पर लेकर चलूं, तो उस हिसाब से 20 साल में करीब 55 लाख रुपए ही इकट्ठा हो सकते हैं। अब यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें, स्टेप अप का मतलब है कि जो निवेश आप कर रहे हैं इस साल 6,000 कर रहे हैं, तो अगले साल इसे 10% से बढ़ा देंगे, उसके अगले साल फिर और 10% से बढ़ जाएगा। तो यदि स्टेप अप मेथड आप इस्तेमाल करते हैं तो इन्हीं 20 सालों में इसी राशि से जो 6,000 रुपए आप कर रहे हैं, करीब 1,12,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक काम तो आपको करना है कि स्टेप अप तो आपको करना ही है। अगर वो हो सके 10%, 7% जो भी मुमकिन हो। उसके अलावा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है और भी ज्यादा आप निवेश की राशि को बढ़ाएं, ताकि जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं या आप जो चाहते हैं कि बड़ी पूंजी इकट्ठा हो सके, वो संभव हो पाए। तो एक फंड आपको ऐड करना है, मिड कैप फंड, और साथ में निवेश की राशि को समय के साथ आपको बढ़ाना भी है। देखिए, तो शानदार नरेश जी आपको राय दी है पंकज मटपाल जी ने। आप जो निवेश कर रहे हैं ये 20 साल तक करते रहते हैं, तो 12% के हिसाब से आपके 55 लाख रुपए तक का कॉर्पस तैयार होगा। लेकिन 10% का आप स्टेप अप कर देते हैं तो आपका जो पूरा कॉर्पस है वो 1,12,00,000 रुपए का हो जाएगा। तो ये जो है राय आपके लिए, आप 20 साल तक के निवेश के लिए पंकज मटपाल जी के द्वारा दी गई है। वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन विश्वजीत जी आपको हम अभी धन्यवाद कहेंगे और ब्रेक के बाद एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे पंकज मटपाल जी के साथ के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और डिविडेंड म्यूचुअल फंड यानी ICW म्यूचुअल फंड के अंदर क्या अंतर होता है और कौन से म्यूचुअल फंड किन निवेशकों के लिए बेहतर है। तो अभी लेते हैं एक ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।